न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के सियासत से, जहां पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। साफ हो चुकी है तस्वीर, पुष्कर धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। इस खबर को सबसे पहले न्यूज नेशन पर आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं और थोड़ी ही देर बाद हमारी इस खबर पर मुहर भी लग गई। विधायक दल की बैठक हुई और उसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। न्यूज नेशन की इस बड़ी खबर पर मुहर लग गई। जानकारी अब ये मिल रही है कि कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। खबर तो ये भी है कि आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। खटीमा से विधायक है, लगातार 2 बार से विधायक है पुष्कर सिंह धामी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पहले रहे, फिर उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे। लगातार उन्होंने पूरे उत्तराखंड राज्य में युवाओं को संगठित किया है। संगठन को कैसे आगे लेकर चलना है उसकी उन्हें समझ है और इसीलिए बीजेपी ने इस मुश्किल वक्त में शायद उन्हें अपना चेहरा बनाया है। उत्तराखंड में पिछले 4 महीने में तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर उसके बाद उनकी जगह तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली। 4 महीने के अंदर उन्हें पद छोड़ना पड़ा और अब पुष्कर सिंह धामी कमान संभालने जा रहे हैं उत्तराखंड की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तीरथ सिंह रावत ने जो जानकारी है, भाजपा विधायक दल की जो बैठक चल रही थी उसमें उनके नाम का प्रस्ताव रखा, इससे मंजूरी मिली और उसके बाद इस नाम का ऐलान हो गया विधायक दल के नए नेता के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम का। खटीमा सीट से विधायक हैं और लगातार इस बात को लेकर यह चर्चा चल रही थी कि आखिरकार जब अगले साल चुनाव होने हैं तो ऐसे वक्त में कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। तो ऐसे में बीजेपी ने एक ऐसे किरदार को अपना चेहरा बनाया है जो संगठन में ग्राउंड लेवल पर काम कर चुका है। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिता करना। देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जब उनके नाम का ऐलान हो गया उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की, अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया, उसके साथ ही हाथ उठाकर सभी नेताओं ने एकजुटता भी दिखाई। तो ये बड़ी तस्वीर है। और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। राहुल देव सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि उत्तराखंड बीजेपी के नेता हैं। गुरदीप सप्पल हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। लेकिन एनके सिंह सर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। जो बातें कही हैं पुष्कर सिंह धामी ने, सामान्य परिवार से आया, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुआ, सामान्य परिस्थितियों में जीवन आगे बढ़ा, लेकिन अब जो परिस्थितियां उत्तराखंड में सियासी हैं वो सामान्य नहीं है और इस बात का एहसास उन्हें बखूबी अंदर जहन में इस वक्त चल रहा होगा। जी हाँ, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि वो सैनिक परिवार से आते हैं और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा चीज होता है वहां पे सैनिकों का एसोसिएशन, क्योंकि रिटायर्ड सैनिक वहां पे बहुत होते हैं जो वोटिंग पैटर्न को चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है कभी से ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि इनके पूर्ववर्ती तो थे, खास करके इनके जो इमीडिएट प्रेडिसेसर थे, उनके बारे में आप जानते हैं कि उनके जो स्टेटमेंट्स होते थे, उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर को एक मजाक का सबब बना दिया था।
ये माना जाता था कि ये इतना गलत सिलेक्शन था बीजेपी का हेडक्वार्टर के लिए कि पूरे देश में बीजेपी हाईकमान की छवि बड़ी खराब हो रही थी, क्योंकि वो ऊट पटांग भाषणों के लिए मशहूर थे। चुनाव के कारण ऐसा चीफ मिनिस्टर आप लाते हैं जो मजाक का पात्र बन जाए, तो उनको एक तो इमीडिएटली करना था। दूसरा है जो नए व्यक्ति को लाए हैं पुष्कर धामी को, ये ग्राउंड लेवल पे काफी वर्क पहले से भी करते रहे हैं और ये यंग है। सबसे बड़ी बात है कि यंग है, लिहाजा आने वाले दिनों में चुनाव के लिए सबसे मुफीद ये सिलेक्शन किया गया है। बहुत कम कंट्रोवर्सी है इनके नाम पे, लिहाजा जो पाले होते हैं तमाम जो कास्ट फैक्टर और अन्य जो चीजें होती है वो इनके साथ जुड़ी नहीं है। नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में ये निर्विवाद रूप से अपना चुनाव का प्रचार का काम कर सकेंगे और पार्टी को वहां मजबूत कर सकते हैं। मजबूती की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस वहां पहले से मजबूत हुई है हाल के दिनों में, तो इसलिए इस समय उनको जरूरत है कि अगले 6 महीने में ये पूरी मेहनत करके पार्टी को जिताने की स्थिति में ले आए। ठीक है राहुल देव सर, जो बातें इनके सिंह सर ने कही, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। जो बातें उन्होंने कही कि उन्होंने अभी से प्रचार भी एक तरीके से शुरू कर दिया, तो पहली चुनौती तो उनके सामने है कि किस तरीके से देवभूमि में कमल खिल जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। बीजेपी ने एक और तीर इस हिसाब से भी चला लिया बेहतर तरीके से। उम्र अभी काफी कम है, मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस लिहाज से अभी लंबा समय उनके पास है। तो अगले 30 साल अगर सही ट्रैक से सब कुछ आगे चलता है तो अगले 30 साल शायद बीजेपी को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत ना पड़े। नहीं, ये पूर्वानुमान तो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। अभी तो हमें ये देखना बाकी है कि ये काम कैसा करते हैं और नतीजे क्या निकलते हैं। उनके पास कुल 6 या 7 महीने अधिक से अधिक, अगले साल फरवरी में चुनाव होते हैं। अब इन 6 महीनों में वो क्या क्या कमाल कर लेंगे और क्या वो पार्टी में, और उमाकांत यहाँ बैठे हैं तो वो तो विशेषज्ञ हैं उत्तराखंड के, कितने बड़े बड़े बीजेपी के भीतर दिग्गज नेता मौजूद हैं जो सब दावेदार हैं, लंबे समय से दावेदार रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, इस बार भी थे। तो क्या वो अपने सारे निजी स्वार्थ और अपनी अपनी राजनीति और अपनी अपनी प्रवृत्तियां छोड़ के इस युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे, उनके झंडे के तले आ जाएंगे, काम करने लगेंगे, मतभेद भुला देंगे और एकजुट होकर पार्टी काम करने लगेगी? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आसान सवाल हैं और वो बेदाग जरूर हैं। अभी तक तो उनके ऊपर कोई दागी ऐसा रिकॉर्ड उनका सामने नहीं आया है। तो एक ये बात उनके पक्ष में जाती है, उनका युवा होना उनके पक्ष में जाता है, लेकिन इतने मात्र से चुनाव नहीं जीते जाते। और जो भी बड़ी पार्टी होती है उसके बड़े आंतरिक अंतर विरोध भी होते हैं, उसमें ही बड़े बड़े आंतरिक गुट भी होते हैं। और बीजेपी में और कांग्रेस दोनों में उत्तराखंड में हर जगह की तरह बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति लोग भी हैं और गुटबाजी बहुत है। तो जब तक वो गुटबाजी दूर नहीं होगी, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होंगे और एक नहीं होंगे और सब नेता मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस बार का जो उनके पास इतना जबरदस्त बहुमत है वो अगली बार भी बना रहेगा, ये मानना आसान नहीं होगा। ये पूर्वानुमान अभी नहीं लगा सकते निश्चित तौर पर। और यही मुझे लगता है राहुल देव सर सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती होगी, लिटमस टेस्ट एक तरीके से। आप पुष्कर सिंह धामी का मैं इस पर आपसे बातचीत करता हूं, लेकिन इस वक्त सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आगे अपडेट क्या है, क्योंकि अब तो जानकारी आ रही है कि राज्यपाल से मिलेंगे, हो सकता है आज ही शपथ ग्रहण भी हो जाए। से मिल रहे हैं। सबसे पहले पार्टी की ओर से जो विधानमंडल दल का उनको नेता चुना गया है वो पत्र वो राज्यपाल को सौंपेंगे और गोपन विभाग को तैयारियों के लिए पहले ही कह दिया गया था। ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल सचिवालय की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। राजभवन सचिवालय की तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद आज ही ये शपथ हो जाएगी। उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक रवाना होंगे। अभी तक जो बात निकल के आई है उसमें शपथ का कार्यक्रम आज ही है और देर शाम तक मुख्यमंत्री की पहली कैबिनेट बैठक भी हो सकती है। ठीक है, ये बड़ी खबर। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र डसीला ने सबसे पहले इस बात को लेकर जानकारी दी कि पुष्कर सिंह धामी का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। थोड़ी देर बाद उनकी इस खबर पर मुहर भी लग गई और अब बड़ी खबर यह है कि जब राज्यपाल से मुलाकात होगी और उसके बाद आज ही शपथ ग्रहण और कैबिनेट की पहली बैठक भी आज ही हो जाएगी। पिछले 4 महीनों में किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत की तस्वीर बदल गई है, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। पहले त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री, इसके बाद तीरथ सिंह रावत आ जाते हैं, तीरथ सिंह रावत के बाद अब पुष्कर सिंह धामी, यानी पिछले 4 महीनों में 3 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं उत्तराखंड को। और सबसे नए उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उम्र के हिसाब से अगर बातचीत करें तो पुष्कर सिंह धामी कमान संभालने जा रहे हैं। एक टिप्पणी कुलदीप सपल जी मैं आपकी भी लेता हूं। पुष्कर सिंह धामी को अब कमान आपको बधाई देंगे।
कि वो मुख्यमंत्री बने, कम उम्र में बने, बहुत बधाई। काफी थोड़ी संवेदना भी व्यक्त करूंगा, क्योंकि संभावना यही है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, बहुत कम समय उनके लिए बचा है। और ये बात सही है कि उनका विवाद नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए उनके बारे में पता कीजिए, पूरा सर्च कीजिए, तो वो व्यक्ति वो हैं जिनको बीजेपी ने पिछले 4.5 साल, 4.25 साल तक मंत्री बनने के लायक भी नहीं समझा था। वो आंदोलन भी करते थे, वहां के लोग मांगते थे कि भाई इनको मंत्री बनाया जाए, पर उनको मंत्री भी नहीं बनाया और सीधे मुख्यमंत्री बनाया। और उनके सार्वजनिक जीवन में आज तक कोई प्रशासनिक अनुभव की बात नहीं है। आज तक आपको उनके गूगल कर लीजिए, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा जो कि उनकी प्रशासनिक समझ को, उनकी नीति की समझ को बताए। हद से हम उनको एक रिट्वीट एमएलए कह सकते हैं, जिनका काम आज तक के सार्वजनिक जीवन में या तो संगठन के लिए काम करना था या फिर दूसरे नेताओं के ट्वीट को रिट्वीट करते थे। तो ऐसे व्यक्ति को बीजेपी को बनाना पड़ा। तो एक कमेंट्री बीजेपी के लिए भी है कि 57 एमएलए उन्होंने जीते थे, 56 आज की तारीख में है, और उसमें एक भी अनुभवी व्यक्ति उनको नहीं मिला। और अगर आप ये कहते हैं कि वो चुनाव के लिए अब आए हैं, तो सॉरी, जो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश की जनता के लिए है, वो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। सवाल ही उठेगा कि वो प्रदेश की जनता के लिए क्या काम करेंगे। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, वो तो चुनाव के वक्त में देखा जाएगा। अभी तो 8-9 महीने बचे हैं और उनका जो प्रशासनिक अनुभवहीनता है उसको प्रदेश की जनता बड़े गौर से देखेगी, कांग्रेस पार्टी भी देखेगी। ठीक है, आप पर एक जवाब भी ले लेते हैं आपकी इस बात पर। सतीश लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, जो बातें कही है गुरदीप सप्पल ने, क्या सिर्फ चुनाव के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? एक बार दोहराएंगे? हेलो हेलो, सतीश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। मैं अभी आपसे पैच हुआ हूं, तो सप्पल साहब का सवाल क्या है मैं सुन नहीं पाया। सप्पल साहब ने ये कहा कि जो पुष्कर सिंह धामी को आगे किया गया है, ये हो सकता है, शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के लिए आगे किया गया है, कि आगे चुनाव में रहेंगे, प्रचार करेंगे उनके चेहरे के साथ, क्योंकि कोई विवाद नहीं है, इसलिए आसानी होगी बीजेपी को चुनाव लड़ने में। मैंने ये नहीं कहा। सप्पल साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ बीच में बताना चाह रहे हैं? मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जिसको बीजेपी ने मंत्री जी ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आगे बढ़ता हूं। एनके सिंह सर, जो बातें कही जा रही हैं कि वाकई इस मुश्किल वक्त में यह फैसला तो बड़ा मुश्किल था कि बीजेपी किसको आगे करती। कई सारे नाम थे, सतपाल सिंह महाराज का नाम सामने आया, धन सिंह रावत का नाम बड़े खुलकर सामने आ गया, पुष्कर सिंह धामी का नाम तब भी सामने आया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब इस बात को लेकर चर्चा थी कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम का उन्हें पद मिल जाए। इस पे राकेश एक चीज गौर करने की है, बहुत दिनों सत्ता में रहने के बाद कुछ एबरेशंस नजर आते हैं, त्रुटियां नजर आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल उसमें स्ट्रक्चर में। आप देखें, बीजेपी को एक आदमी जो पॉपुलर हो ये आप निकाल नहीं पाते हैं। आप चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं घोषित करते हैं चुनाव के दौरान। ये सब चीजें जो है, आप जरा सोचिए, तीरथ सिंह रावत को आप कहां से अपने झोले से लेके निकाल के लाते हैं कि वो सांसद हैं, पार्लियामेंट में है, उनको आप अचानक ले आके कहीं से सीधे चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो मुश्किल ये है कि जिस आदमी को, जैसे ये लॉजिक देना कि कभी मिनिस्टर भी नहीं रहे उनको चीफ मिनिस्टर, आदित्य योगीनाथ भी कभी नहीं रहे, कोई प्रशासनिक अनुभव। दरअसल प्रशासनिक अनुभव से प्रशासन नहीं चला करते हैं। प्रशासन एक सिस्टम है जो अपने रफ्तार से चलता है। आपको गाहे बगाहे आप उसको गाइडेंस देना होता है, जो कि एक नया आदमी भी दे सकता है। इसमें कोई बहुत, आपने देखा होगा, बहुत नए चीफ मिनिस्टर बहुत इफेक्टिव हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है कि कोई नया आए, लेकिन मुश्किल यह है कि ये बीजेपी की बैंकरप्सी कही जाएगी कि वो नॉन फिगर्स जो वहां के लोकल हैं, आप 4 महीने में आप एक आदमी लाते हैं, उसका मजाक बन जाता है उसके अटरेंसेस से। आप किस तरह का आदमी चुनते हैं कि 4 महीने वो मजाक का पात्र बन जाता है, आप जल्दी से हटाते हैं इस नाम पे कि नहीं साहब बाई इलेक्शन है वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशनली आप नहीं, टेनेबल नहीं है पोस्ट, ये कह के आप हटाते हैं, फिर एक नया आदमी लाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि उसको हाउस का समर्थन सिर्फ इसलिए है कि हेड ऑफिस ने कहा है। बीजेपी लीडरशिप जिसको चाहती है लेके बैठा देती है, लिहाजा वो नेता तो नहीं होता, थोपा हुआ नेता होता है, लेकिन ऐसे ही ये चलता कल्चर है। तो इनके सिंह, ये कल्चर तो कमोबेश हर पार्टियों में है ना।
हाईकमान तय करता है कि कौन चेहरा बनेगा, फिर उसके बाद पर्यवेक्षक जाते हैं, उस नाम को लेकर रख दिया जाता है, उस नाम को माना जाता है वहां पर। ये तो कल्चर कमोबेश हर पार्टियों में। राकेश ये बीजेपी में यही था ना, पार्टी विद ए डिफरेंस। जब हम लोग कहते थे, इन्होंने ही कहा था उस समय ये था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, जो कांग्रेस में हुआ करता था। लेकिन अगर यही तुलना हम कांग्रेस से करेंगे और बीजेपी कांग्रेसाइजेशन हो गया है बीजेपी का, तो फिर बात करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे बीजेपी का हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बीजेपी एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, तो वहां पे जो लीडरशिप ग्रो करेगी वो स्टेट की एक मकबूल लीडरशिप होगी, वो नहीं देखने में आ रहा है। तो क्या आपकी इसी बात को आधार बनाकर उमाकांत लखेड़ा जी जो बातें इनके सिंह सर ने कही हैं, क्या इसी बात को आधार बनाकर बीजेपी ये नहीं कहेगी कि हमने एक ऐसे शख्स को अब उत्तराखंड को दिया है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ काम कर चुका है, जो युवाओं को संगठित कर चुका है, 4-5 साल लगातार युवाओं को संगठित करके प्रदेश की यात्रा कर चुका है, सरकार को यह मजबूर कर चुका है कि राज्य के उद्योगों में 70% वहां के युवाओं को संरक्षण मिले, इस बाबत वो फैसला करवा चुका है। तो क्या बीजेपी फिर इस बात को लेकर क्या आगे आने वाले चुनाव में नहीं जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4.5 साल बीजेपी ने गुजार दिया, लगभग 4.5 साल। और जहां बीजेपी 4.5 साल पहले थी कांग्रेस के सत्ता से हटने के बाद, आज बीजेपी वहीं खड़ी है। इतना प्रचंड बहुमत पहली बार 17 साल 18 साल में मिला था 2017 में भारतीय जनता पार्टी को, कि पहले 3 जो निर्वाचित सरकारें हुई उनको कोई इतना प्रचंड बहुमत, सारी इनस्टेबल गवर्नमेंट थी। तो ये कहा जाता था कि चूंकि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, इसलिए वहाँ उत्तराखंड का विकास में बहुत बड़ी बाधाएं आ रही हैं। अब ये बताइए कि आपने उत्तराखंड बने हुए 20-21 साल हो गए हैं, 2000 में उत्तराखंड बन गया था, ना तो आपने अस्थाई राजधानी, किसी राज्य की अस्थाई राजधानी कहाँ होगी उसका फैसला आप कर नहीं पाए, 4.5 साल में आपने किया नहीं। आपकी सरकार ने पलायन आयोग बनाया, पलायन कराने के लिए बनाया या पलायन रोकने के लिए बनाया? क्योंकि पलायन रुक तो रहा नहीं है, पलायन तो डे बाय डे बढ़ रहा है। पलायन देखिए विकास का एक आधारभूत प्रक्रिया होती है पलायन भी, लेकिन जब 5-6 हज़ार की नौकरी के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ में उत्तराखंड का नौजवान नौकरी करता है, होटलों में 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार में नौकरी करता है, तो ये बेशर्मी है, मुझे लग रहा है कि वहाँ की निर्वाचित सरकारों की, और जनता के साथ छलावा हुआ है पिछले 21 वर्षों में, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो शासन प्रक्रिया है उसमें कोई फर्क नहीं है। जो माफिया राज है आज की तारीख में, रेत, बजरी, शराब, जंगल, ये जो माफिया राज है, ये माफिया कांग्रेस की सरकार आएगी, ये माफिया जो भाजपा के साथ है वो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो इनकी जो दोनों पार्टियां का जो चाल चरित्र है उसमें बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो बात और जो अभी आधे जो मंत्री हैं, पांडे राकेश जी, अभी जो आधे जो मंत्री हैं ये पिछली सरकार के मंत्री हैं, ये पिछली कांग्रेस सरकार, इनकी क्या विचारधारा है? ये कांग्रेस छोड़ करके आए और कांग्रेस में जिंदगी भर रहे, अब इनको सबसे बड़ी बुरी कांग्रेस दिखाई पड़ती है। अब ये दोबारा ये तो 3-4 लौट है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि चूंकि इनको नेतृत्व नहीं दिया गया तो ये विद्रोह करने की स्थिति में है आज की तारीख में। तो ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता से 21 साल में छलावे के अलावा कुछ नहीं हुआ। अपने हिसाब से सियासत को तोड़ा मरोड़ा गया है। मुझे लगता है कि अब तो सियासत में और चुनावी परंपरा में विचारधारा की बात करनी नहीं चाहिए। खैर, ये बात बड़ी बेमानी सी हो गई है और इसे सभी दलों के सभी नेताओं ने बखूबी साबित किया है कि विचारधारा की बात हम कम से कम चुनावी राजनीति में तो ना करें। नहीं, ये जो पार्टी, मैं एनके सिंह जी से सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस। तो आप कांग्रेस में जो बुराइयां थी वो कांग्रेस भी ऐसी प्यारे बिठाती थी, राज्यों में फिर उखाड़ देती थी 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल में, 6 महीने में। तो तुम में और कांग्रेस में फर्क है। आपकी क्या, आप पार्टी विद डिफरेंस कैसे बोलते हैं अपने को? और आपने उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद क्या किया? आपने कुछ तो नहीं किया। आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिए, तो 3 मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में दे दिए। तो ये आप, इसका मतलब ये है कि आपने सर्टिफाई कर दिया कि आप कितना भी बहुमत आपको दे दो, आप शासन उत्तराखंड की जनता को एक लोकप्रिय और जनता के लिए काम करने वाली सरकार नहीं दे पाएंगे। तो कैसे? ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं। वाकई जो बातें हैं वो गंभीर हैं। सतीश जी, इतना प्रचंड बहुमत मिला, सरकार बनी, क्या इसलिए मिली थी कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री मिल जाए? क्या इसलिए मिली थी कि सियासत को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया जाए, जिसका जिक्र कर रहे हैं? और क्या वाकई सरकार वहीं खड़ी है जहां पर कांग्रेस की सरकार थी? नहीं, ये हमारे विद्वान जो पैनल के लोग हैं उनका आकलन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प के साथ सत्ता में आई थी
हमारा जो ब्लूप्रिंट था, जिस संकल्प पत्र को लेकर हम आए थे, उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह विकास कार्य हुए हैं, ये 4 साल बिना घोटाले की जो सरकार दी हुई है, हर दल की अपनी आंतरिक रणनीति है, वो हर दल का अपना आंतरिक अधिकार है कि वो कब किसे नेतृत्व देता है, किस रणनीति के तहत किसी चेहरे को बदलता है। इसी तहत हमारे तीरथ सिंह रावत जी को मौका दिया गया था, किंतु 5 मई को जो कोविड के कारण कोई उपचुनाव नहीं होंगे, बाई इलेक्शन नहीं होंगे, इस कारण से तकनीकी कारण भी है और इस कारण आ भी नहीं सकते हैं। तो पार्टी नहीं, एक सवाल सतीश जी कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी का जो नाम चुना गया, क्या वो इसलिए तो नहीं चुना गया कि कांग्रेस ने हरीश रावत को आगे कर रखा हुआ है, तो उनके इस कदम के जवाब में, क्योंकि वो भी कुमाऊं से आते हैं? हरीश रावत जी को किसी ने आगे नहीं किया है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर पूरे जिस तरह के गुटबाजियां हैं वो आम रोज अखबार में है। अभी भी पूरा नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ है, जबकि उनके पास कोई सरकार नहीं है। 11 उनके पास मात्र विधायक हैं और उसके बाद उनके 22 गुट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक संघ के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, संगठन में जीरो से काम करने वाले कार्यकर्ता, 2 बार के लगातार विधायक को, जो पहाड़ और मैदान की दोनों परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको मौका दिया है। तो निर्विवाद चेहरा है, युवा चेहरा, और आज सभी ने उनका अनुमोदन किया। ठीक है राहुल सर, वक्त चूंकि थोड़ा सा कम है तो एक कंक्लूसिव कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा, क्या वाकई इसलिए पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे किया गया क्योंकि हरीश रावत कुमाऊं से हैं, ये भी कुमाऊं से, तो उस लिहाज से चुनावी मौसम में ये फायदा मिले, इस बात का फायदा मिले? नहीं, मैं इतना ज्यादा तो उसकी वहाँ की आंतरिक राजनीति को नहीं समझता कि केवल इस कारण से इनको बनाया गया होगा। कई कारण ये एक वजह कर चुके हैं, एक वजह हो सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी वजह होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते कि किसी एक नेता के टक्कर के लिए ही आप बाकी सारे दावेदारों को छोड़कर, बाकी सारी योग्यताओं को छोड़कर केवल एक इसी योग्यता को आगे रख दें और उसके कारण मुख्यमंत्री बना दें। मुझे नहीं लगता कि राजनीति में ऐसा चिंतन होता है। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से तस्वीर साफ हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आज ही वो शपथ ले लें। जो जानकारी आई है, तैयारी इसकी चल रही है और आज ही उनके कैबिनेट की पहली बैठक भी हो सकती है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।